विद्वान साथियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की इस सीरीज के अंदर मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने मूल अधिकारों से संबंधित जो सामान्य अनुच्छेद थे, जो मूल अधिकारों को लागू करने से संबंधित थे, उनका हमने एक एक करके अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंदर हम मूल अधिकार, जो विशिष्ट मूल अधिकार भारत के नागरिकों और व्यक्तियों को प्रदान किए गए, यानी भारत के संविधान के अंदर नागरिकों को कुछ विशिष्ट मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक के नागरिकों को विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं। विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं, विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, ये नागरिकों से संबंधित हैं। संविधान के अंदर विशिष्ट जो अधिकार हैं वो मुख्य रूप से 7 हैं। मुख्य रूप से 7 विशिष्ट अधिकारों को दिया गया है नागरिकों को। पहला है समता का अधिकार। पहला जो है समता का अधिकार। समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक के भारतीय नागरिकों को समता यानी समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 प्रदान किए गए। अनुच्छेद 19 से 22 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरा जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में प्रदान किए गए। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए। चौथा जो मूल अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में प्रदान किया गया। अनुच्छेद 25 से 28 में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। पांचवा जो अधिकार प्रदान किया गया है वो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का, अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में प्रदान किए गए। अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, उनकी रक्षा के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए भारतीय संविधान है, वो है अनुच्छेद 29 और 30 में। छठा मूल अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में प्रदान किया गया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान किया गया था भारतीय संविधान में, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति का अधिकार निकाल करके इसे एक 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 क के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब जो संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार बन गया है, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1948 के द्वारा हटा दिया गया इस सूची से। सातवां जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब जितने भी अधिकार ये प्रदान किए गए हैं संविधान के भाग 3 के अंदर और जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर जो जितने भी अधिकार प्रदान किए गए थे उन अधिकारों का यदि राज्य या व्यक्ति के द्वारा
उल्लंघन किया गया जाए या उनका अल्पीकरण किया जाए तो प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार है कि जो संवैधानिक अधिकार यानी अनुच्छेद 32 के तहत एक मूल अधिकारी दे दिए गए हैं कि जो इन सभी की रक्षा के लिए लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है उनको अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति का जो मूल अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो रिट जारी कर सकता है और रिट के तहत इन अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सबसे पहले समता का जो अधिकार है, समता का अधिकार है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। समता का मतलब होता है समानता। समता यानी समानता। समानता का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में प्रदान किया गया है। 14 से 18 में समानता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अब अनुच्छेद 14 में व्यवस्था की है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान है, यानी भारत देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक है या जो व्यक्ति है, जो विदेशी व्यक्ति भारत के अंदर घूमने के लिए आ गया, रहने रोजगार के लिए आएगा, उनके समक्ष यानी वो हैं सारे संविधान यानी विधि, संविधान के समक्ष वो समान है। उनके साथ संविधान है वो एक ही बराबर एक समान व्यवहार करेगा। विधि के समक्ष समानता के अंदर दो विचार हैं। एक है विधि के समक्ष समानता और दो जो ब्रिटेन से लिया, यानी विधि के समक्ष समानता है ये ब्रिटेन से लिया गया। ये जो विचार है वो ब्रिटेन जो इंग्लैंड है उससे ये विचार लिया गया है। उसका मतलब कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई राजा या रंग नहीं है। धार्मिक आधार पर, किसी भी आधार पर, हम जाति के आधार पर हम इस प्रकार का कोई भेद स्थापित नहीं कर सकते हैं। और ये जो ब्रिटेन से लिया गया विधि के समक्ष समानता, ये एक सकारात्मक विचार है, यानी सकारात्मक अधिकार है। ये नकारात्मक अधिकार है। ये लोगों के, कुछ लोगों के जो अधिकार उनको कम करने की बात करता है। क्योंकि किसी देश के अंदर यदि एक बहुत बड़ा पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति है जो काफी पैसे और धन दौलत है और एक व्यक्ति जो गरीब और सामान्य जीवन जी रहा है, अब उन दोनों को समान करना, तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के जो अधिकारों को कम करके उसको एक सामान्य व्यक्ति के जो अधिकारों उसके बराबर लेके आना, तब ये एक नकारात्मकता होगी। क्योंकि उसके कुछ लोगों के जो विशिष्ट जो अधिकार हैं, विशेष जो अधिकार हैं, उनको जो विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं किसी भी कारण से, उनको कम करने का काम करता है ये विधि के समक्ष समानता। और ये विचार इंग्लैंड से लिया गया। एक है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, ये विचार अमेरिका से लिया गया। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये विचार लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से विधियों का समान संरक्षण का विचार लिया गया। इसका मतलब जो कानून बनाए जाते हैं, जो कानून और उन कानून के तहत जो भी कानून नियम बनाए जाते हैं, उनके तहत सभी लोगों को उनके तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी ये नहीं कि एक व्यक्ति देश के अंदर एक कानून बना देगा, कोई भी नियम संसद के द्वारा देश के अंदर बना देगा और वो कुछ लोगों को तो संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है और कुछ लोगों को संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है, नहीं करता है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सभी को समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। तो विधियों का जो समान संरक्षण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यानी विधियों का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया विचार है। और विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया विचार है। ब्रिटेन वाला जो विधि के समक्ष समानता है ये कुछ लोगों के विशेष अधिकारों को कम करता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये नकारात्मक विचार है। और ये जो विधियों का समान संरक्षण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है, इसमें क्या होता है कि सुविधाओं ज़्यादा देने का प्रदान, यानी इसमें सुविधा ज़्यादा दी जाती है। मतलब कि कोई नियम और कानून कायदे बना देगा, उससे लोगों को सुविधाएं दी जाती है, उनके लोगों को हिफाजत की रक्षा की जाती है। तो इसमें सुविधाएं ज़्यादा बढ़ती हैं, इसलिए इनको बोलेंगे विधियों का समान संरक्षण। और ये विचार सकारात्मक विचार है। अब अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को, जो व्यक्ति हैं, अनुच्छेद 14 में कहा गया है
कोई भी व्यक्तियों को संविधान के समक्ष संरक्षण से, यानी जो विधियों का संरक्षण है, समान है, उनसे वंचित नहीं कर सकता है। तो इसमें एक दे रखा है कि व्यक्ति को, अनुच्छेद 14 में है कि व्यक्ति को संविधान के संरक्षण से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति किसको माने? व्यक्ति को, तो एक प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 में जो व्यक्ति शब्द दिया गया, व्यक्ति शब्द है, उसका मतलब क्या है? तो व्यक्ति शब्द सिर्फ व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति मतलब सिर्फ नागरिक नहीं है, सिर्फ मनुष्य नहीं है। व्यक्ति का मतलब जो एक राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, जो भारत देश है, जिसको अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है, भारत देश है जो राज्य है, उसके एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कोई भी, चाहे संवैधानिक कंपनी हो, संवैधानिक निगम, कोई भी संवैधानिक निगम हो, कानून के द्वारा जो बनाया गया एक ऐसा संगठन हो, निगम हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे कोई भी कंपनियां हो, कोई समिति हो, समितियां हो, या कोई विधिक व्यक्ति हो, इनको व्यक्ति माना है। यानी अनुच्छेद 14 के अंदर ये देखा जाएगा, अनुच्छेद 14 के अंदर जो समता का अधिकार से संबंधित है, उसमें व्यक्ति किसको मानते हैं? व्यक्ति, क्योंकि इसमें दिया गया है कि व्यक्ति को कोई भी संविधान के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। तो इस व्यक्ति शब्द में सिर्फ व्यक्ति और सिर्फ नागरिक नहीं है, सिर्फ मनुष्य नहीं है। व्यक्ति शब्द में हम संवैधानिक निगम यानी कानून के द्वारा, जब सरकार ने, यानी सरकार जो संसद ने किसी कानून के द्वारा किसी निगम की स्थापना कर दी है, कोई कॉरपोरेट की स्थापना कर दी है, तो वो भी व्यक्ति होगा। कंपनियां, जितनी जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चाहे विदेशी हो चाहे भारत की हो, जो भारत की भौगोलिक स्थिति में रह करके काम कर रही हैं और जो लोगों को सुविधाएं प्रदान करी हैं, उनके ऊपर भी ये समानता का अधिकार लागू है। उन्हें भी यदि इसके अधिकार को कोई छीनेगा तो इनको संरक्षण का अधिकार है। तो कंपनियां चाहे देशी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, उसको भी व्यक्ति शब्द की परिभाषा में लिया गया। समितियां, जो भी समितियां बनाई गई हैं, जो संगठन वगैरह बनाए गए हैं, वो भी व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं। विधि, कोई भी विधि, कानून से संबंधित कोई व्यक्ति हो, उसको भी हम व्यक्ति की परिभाषा में मान सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 14 के अंदर हमने सिर्फ देखा कि इसमें दो विचार हैं, विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उसके बाद में देखा कि व्यक्ति शब्द की परिभाषा, यानी अनुच्छेद 14 के अनुसार व्यक्ति किसको माने, तो व्यक्ति सिर्फ नागरिक के और मनुष्य को नहीं मानेंगे। व्यक्ति का मतलब वो संवैधानिक निगम भी हो सकता है, कंपनियां भी हो सकती हैं, समितियां भी हो सकती है, और कोई विधिक व्यक्ति भी हो सकता है। अब अनुच्छेद 14 अपने आप में पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 14 है तो वो उसमें समता का अधिकार, समता के अधिकार का विचार पूर्ण नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर जो ये अनुच्छेद 14 के अंदर समता का जो अधिकार दिया गया है, समानता का जो अधिकार प्रदान किया गया है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। वो उसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे, ये नहीं कि सभी व्यक्तियों के साथ, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत के इसके अंदर कुछ अपवाद भी हैं जो सामान्य, जिसके साथ व्यवहार सामान्य नहीं, असामान्य तरीके से किया जाता है। तो कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे सिस्टम है जो लोगों को विशिष्ट अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि पहला है अनुच्छेद 361 में, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष सुविधा दी गई है। उनके द्वारा लिया गया कोई निर्णय, यानी राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल जिनका एक संवैधानिक पद है, उनके द्वारा उनके कार्यालय के अंदर जो भी निर्णय लिया गया है या उन्होंने कोई कार्रवाई की है, जो कार्य प्रणाली, तो इनके निर्णय और इनकी कार्य प्रणाली को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये न्यायपालिका के सामने जवाबदेही है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनके जो कार्यालय होते हैं,
उन कार्यालयों में जो भी वो निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, या जो उनकी कार्य प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है, वो न्यायालय के समक्ष जवाबदेही नहीं है। यदि कोई ये गलत काम करते हैं तो इनको हटाने की संविधान के अंदर एक अलग व्यवस्था करी गई है, लेकिन अनुच्छेद 14 के तहत हमें ये इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में उसके बाद में जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो आपराधिक जो फौजदारी मामले होते हैं, फौजदारी मामले किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले या राज्यपाल की शपथ लेने से पहले किसी व्यक्ति के ऊपर फौजदारी मुकदमा चल रहा हो, आपराधिक मुकदमा चल रहा हो, और उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति या राज्यपाल की शपथ ग्रहण कर ली है, तो ये शपथ ग्रहण करने के बाद में जो कोर्ट के अंदर जो ट्रायल जो प्रोसेस चली होती है उसको रोक दिया जाएगा, और जब तक इनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा तब तक इनके ऊपर किसी भी प्रकार की जो न्यायालय के अंदर ट्रायल नहीं चलेगी फौजदारी मामलों से संबंधित। यदि अपने कार्यकाल के अंदर इनसे कोई अपराध हो जाते हैं, यानी आपराधिक फौजदारी मामला बन जाते हैं इनके विरुद्ध, राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला यानी फौजदारी मामला बन जाता है, तो कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से जैसे राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं उनके जो जब वो किसी दौरे पर निकलते हैं और काफी गाड़ियों के समूह के साथ निकलते हैं, तो उसके अंदर यदि कोई व्यक्ति का किसी व्यक्ति एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो जो आपराधिक मामला है वो कोर्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम वो संवैधानिक पद, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक पद पे हैं और उनको किसी भी कोर्ट के प्रति वो जवाबदेही नहीं है। सिविल जो मामला होता है, सिविल मामले के ऊपर 2 माह का, यानी सिविल मामला है जो कोर्ट में जो सिविल मामला है, सिविल मामले जैसे घरेलू झगड़े से संबंधित है, संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर है, मामला है, उस मामले के ऊपर राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं उनको 2 महीने के पूर्व नोटिस दे करके और आप मुकदमा चला सकते हो। यानी कि आपराधिक या जो फौजदारी मामले, जो अपराध प्रवृत्ति के मामले होते हैं, जो फौजदारी मामले होते हैं, उनसे संबंधित तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पे किसी प्रकार का मुकदमा चलेगा नहीं जब तक वो इन दोनों संवैधानिक पदों पर रहेंगे। लेकिन सिविल मामला यानी कि किसी संपत्ति से संबंधित विवाद हो या जो घरेलू झगड़े से संबंधित जो कोई विवाद है वो है, तो उसका मामला चल सकता है, लेकिन 2 माह पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, यानी 2 माह पूर्व इनको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद में ये चल सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 61 क के अंदर एक व्यवस्था है, अनुच्छेद 61 क में एक व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति यानी जो पत्रकार या मीडिया का जो कोई व्यक्ति है, रिपोर्टर वगैरह, वो संसद की या राज्य विधानमंडल की, संसद और राज्य विधानमंडल की किसी सत्य कार्रवाई को या तो वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनका यदि प्रचार करे, तो किसी भी न्यायालय के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। मतलब कि संसद और जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके जो कार्रवाई होती है, यदि वो कार्रवाई सत्य है, वो सही कार्रवाई है और उस कार्रवाई को किसी व्यक्ति ने मीडिया के अंदर छाप दिया है, यानी प्रिंट मीडिया में उसको छाप दिया गया है, प्रकाशित कर दिया गया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार उनका कर दिया गया है, तो किसी भी भारतीय किसी भी न्यायालय में उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये भी इनको एक विशेष अधिकार दिया गया है, ये अनुच्छेद 361 क के अंदर प्रदान किया गया है। उसके बाद में जो समता के अधिकार का ही जो एक अपवाद है वो है अनुच्छेद 105, समता के अधिकार का अपवाद अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 ये संसद को और सांसद को, जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, संसद जो सदस्य होते हैं, उनको अधिकार प्रदान करते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। उनके ऊपर यदि कोई सांसद है तो सांसद की जो संसद के अंदर जो प्रोसेस जो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, जब किसी विधेयक से संबंधित कोई वार्तालाप चल रहा होता है, उसमें जिस प्रकार की भाषा का कोई एक व्यक्ति एक सांसद प्रयोग करता है, तो उस भाषा के ऊपर किसी भी कोर्ट में
कोई चैलेंज नहीं किया जाएगा। जैसे ही भाषा का वो प्रयोग कर रहा है तो न्यायालय के अंदर वो इस भाषा से प्रति जवाबदेह नहीं है। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी मीडिया से संबंधित या कोई अन्य व्यक्ति संसद इस प्रकार के जो सांसद हैं उनकी बात को पब्लिकली प्रकाशित करेगा तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि उनको भी 105 के तहत ये अनुच्छेद का विशेष अधिकार दिया गया है कि किसी भी सांसद होता है जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है उनकी गरिमा को गिराने के लिए कोई ऐसा प्रयास न किया जाए। उसके बाद में जो अनुच्छेद यानी सांसद जो होते हैं, सांसद जब संसद का सत्र चल रहा होता है, संसद का जब सत्र चल रहा होता है और उस सत्र के 40 दिन पहले संसद सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद की अवधि में, यानी 40 दिन पहले और 40 दिन की बाद की अवधि के अंदर, ये जो अवधि है इसके अंदर उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, चाहे वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो सिविल मामला हो। लेकिन यदि कोई ऐसी असामान्य स्थिति बनती है तो हमें लोकसभा अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेकर के, लोकसभा अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेकर के इन व्यक्तियों को गिरफ्तार वगैरह किया जा सकता है यदि कोई आपराधिक मामला बनता है तो। असामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 194 राज्य विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों को अधिकार प्रदान करता है। जो अधिकार अनुच्छेद 105 में सांसदों को है वही अधिकार 194 के अंदर राज्य जो विधानसभा के जो सदस्य विधायक हैं उनको प्रदान किया गया है। इसके बाद में जैसे कि विदेशी शासक, विदेशी यानी कोई भी विदेशी शासक या शासक या विदेशी राष्ट्र या अन्य राष्ट्र, जो राष्ट्र हैं, अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि, विदेशी शासक का कोई प्रतिनिधि हमारे देश में आए या अन्य जो राष्ट्र हैं उनके जो कोई भी प्रतिनिधि हमारे देश के अंदर आएंगे तो उनके ऊपर, चाहे वो राजदूत से संबंधित हो या उनका कोई सरकार का जो प्रतिनिधि हो जो हमारे देश की सीमा में के अंदर आएगा तो उनके ऊपर फौजदारी और सिविल प्रकार का किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी चाहे फौजदारी में मामला हो चाहे सिविल मामला हो, वो उनको इस जो अधिकार इनसे छूट दी गई है कि इनको एक विशेष दर्जा दिया गया है, उनके ऊपर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा, क्योंकि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय जो देश है, देश का और भारत देश के संबंध रिलेशन से संबंधित मुद्दा होता है जिनको विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है कि एजेंसियों को, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों को, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों को भारत के अंदर जो आने की परमिशन दी जाती है तो उनके ऊपर भी ये अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी एक विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 14 का अध्ययन किया कि किस प्रकार से अनुच्छेद 14 का मतलब क्या है, इसमें व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है, किन किन को व्यक्ति माना गया है और इस किस प्रकार किन किन व्यक्तियों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 अपने आप में एक पूर्ण है, ये अपूर्ण है और ये विधि के शासन की वकालत करता है। विधि का शासन है उसकी वकालत करता है अनुच्छेद 14, और विधि का शासन है वो भारतीय संविधान का ये जो मूल ढांचा है उससे संबंधित है। तो किसी भी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 14 का अल्पीकरण नहीं किया जाएगा, उनको समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान के जो मूल ढांचे से संबंधित है। अब इसके बाद में अनुच्छेद 15 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 15 विशिष्ट अधिकारों की सूची में, विशिष्ट
अधिकारों में अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 के अंदर यह है कि किसी व्यक्ति, किसी नागरिक, अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के साथ केवल, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंदर यह प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 15 में है कि किसी नागरिक के साथ, नागरिक शब्द आने से इस अनुच्छेद में नागरिक शब्द आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नागरिकों को प्रदान है। अनुच्छेद 14 था, उसमें व्यक्ति शब्द आया था, इसलिए वो व्यक्ति को प्रदान है। जिस अनुच्छेद के अंदर व्यक्ति शब्द का जिक्र होगा वो व्यक्तियों को प्रदान होगा, और जिसमें नागरिक शब्द का जिक्र होगा वो नागरिकों को प्रदान होगा। तो अनुच्छेद 14 में देखा कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर 3 शब्द है। नागरिक जो केवल भारत के जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको कहते हैं। केवल का मतलब, केवल कहने का यहाँ तात्पर्य यह है संविधान निर्माताओं का कि आप धर्म के आधार पे, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेद नहीं कर सकते हो, लेकिन इससे अन्य प्रकार के आधारों पर तुम भेद कर सकते हो। अन्य जो आधार है उसके आधार पर भेद किया जा सकता है, लेकिन इन 5 आधारों पर तुम भेद नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप भाषा के आधार पर भेद किया जा सकता है, निवास स्थान के आधार पर भेद किया जा सकता है कि भाषा की, जैसे कि कोई व्यक्ति है कि पंजाब में रहता है और पंजाबी भाषा से संबंधित है, तो वहाँ अगर कोई वो किसी फॉर्म या शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन करने के लिए जाएगा तो वहाँ उसका भेद हो सकता है, तो कोई वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वैसे विभेद का जो अर्थ है, विभेद का अर्थ है विभेद, इसका अर्थ यह है कि आप नकारात्मक के प्रभाव डालने वाला भेद स्थापित नहीं करोगे, कि ऐसा भेद, लोगों के अंदर ऐसा भेदभाव स्थापित नहीं होना चाहिए जो लोगों के अंदर नकारात्मक प्रभाव डाले। जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है और एक व्यक्ति अमीर व्यक्ति है। अब किसी गरीब व्यक्ति को मदद दी जाएगी ताकि वह समाज के अंदर वो थोड़ा ऊपर उठे, तो उसके गरीब व्यक्ति को मदद देने से अमीर व्यक्ति के कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके अधिकारों में किसी प्रकार की कोई अल्पीकरण नहीं हुआ। तो ये जो है वो क्या होगा, एक सकारात्मक भेद होगा। तो आप इस प्रकार से सकारात्मक भेद स्थापित कर सकते हो, सकारात्मक भेद है वो स्थापित कर सकते हो। अनुच्छेद 15(2) में संविधान के अनुच्छेद जो 15 है, यानी संविधान का 15 अनुच्छेद 1 था, उसमें ये एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब संविधान के अनुच्छेद 15(2) के अंदर 15(2) के अंदर व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी नागरिक को केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, यानी पूरे जो अनुच्छेद 15 है उसका आधार ये होगा, यानी कि विभेद न किया जाए, उसका आधार पूरे अनुच्छेद 15 में यही है। तो अनुच्छेद 15(2) में है कि किसी व्यक्ति को कि जो सार्वजनिक जो जगह है, सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक स्थान, यानी राज्य के सार्वजनिक स्थान, जैसे कि होटल है, होटल, भोजनालय, सिनेमा घर हैं, ये जो हैं ये सार्वजनिक स्थान हैं, और राज्य किसी भी व्यक्ति को या किसी नागरिक को इन स्थानों का उपयोग करने से रोक नहीं सकता, उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो अनुच्छेद ये क के अंदर है, 2 प्रावधान, एक क और एक ख। ख का जो इसी में प्रावधान है कि जो ऐसी जो
सार्वजनिक प्रयोग की वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग सर्वसाधारण जो सामान्य जो व्यक्ति हैं भी सभी व्यक्ति वो करते हैं, जैसे कि कुआं है, तालाब है, को पानी से संबंधित कोई जलाशय हैं या और ऐसे कोई सार्वजनिक उपयोग की जो चीजें हैं उनका यदि कोई व्यक्ति उपयोग करना चाहे, कोई नागरिक उपयोग करना चाहे, तो राज्य और व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो उनको उनके उपयोग करने पे पाबंदी लगा दे। उसके बाद में अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद जो 15(3) है, अनुच्छेद 15(3) ये महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बच्चों से संबंधित है अनुच्छेद 15(3). इसका मतलब कि यदि संविधान के अंदर कोई संशोधन किया जाए, कोई किस प्रकार से कोई संशोधन के द्वारा यदि महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तो उन्हें इस जो अनुच्छेद है उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। इस अनुच्छेद को कोई आपत्ति नहीं है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए यदि संसद कोई व्यवस्था कर रही हो, तो जैसे कि महिलाओं को स्थानीय जो राजनीति है, स्थानीय जो निकाय चुनाव होते हैं उनमें यदि उनको आरक्षण प्रदान किया जाए तो ये सही है, ये अनुच्छेद उनका कोई विरोध नहीं करेगा। या जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए तो भी यह अनुच्छेद विरोध नहीं करेगा। महिलाएं जैसे कि बसों में उनकी रिजर्व सीट होती है या कोई शैक्षणिक संस्थानों में भी उनकी रिजर्व सीट वगैरह दे दी जाए तो इस अनुच्छेद को कोई आपत्ति नहीं है। ये अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को यदि विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है तो इस अनुच्छेद को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, यानी उनको सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। उसके बाद में अनुच्छेद 15 और 4, अनुच्छेद 15(4) के अंदर व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े जो वर्ग हैं उनको एक विशेष प्रावधान दिया जाए, उनको विशेष छूट दी जाए। यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग हैं उनको यदि कोई विशेष सुविधाएं दी जाएगी, अनुच्छेद 15(4) के अंदर ये कहा गया है विशेष सुविधाएं दी जाए ताकि उनका जीवन है वो विकास कर सके, उनकी उन्नति हो, तो इस अनुच्छेद को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर रहा होता है। उसके बाद में 93वें संविधान संशोधन, जो 93वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 2005 में, 93वां संविधान संशोधन 2005 में था, जिसके अंदर अनुच्छेद 15(5) जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 15(5) में ये जोड़ दिया गया कि जो SC और ST, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा जो वर्ग है उनको प्राइवेट जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अंदर उनको यदि दाखिले में, उनके प्रवेश के अंदर कोई छूट दे दी जाती है तो भी ये इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। इस प्रकार से हमने ये जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 का ये हमने विस्तृत अध्ययन के लिए है। आगे के अध्ययन के लिए हम इसका जो आगे अध्ययन करेंगे वो आगे की वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, विद्वान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसमें आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें बताइए कि हम जो आपके लिए तैयारी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो सकारात्मक है या उसमें और कोई सुधार करने की आवश्यकता है। जय हिंद, थैंक यू।